अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे महंगाई पर, किस तरीके से महंगाई ने आवाम को पीस कर रख दिया है। आवाम, आप समझते हैं आटे में वो जो घुन पिस रहा होता है उसी के साथ जो है वो इसी तरीके से पिस रही है और उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि उसने क्या चीज़ जो है वो सेलेक्ट किया और उसके बाद उसका नतीजा आज हमें महंगाई की सूरत में मिल रहा है। अगर आप देखें, हम बात कर रहे हैं अगर पेट्रोल की कीमतों पर, तो रातों रात पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। एक दिन वज़ीर आज़म आके खिताब करते हैं, उसी के नेक्स्ट डे जो है रात में एक नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें आप जब सो रहे होते हैं, काफ़ी लोग न्यूज़ नहीं देखते, सुबह जब उठकर जाते हैं उनको पता लगता है जी 8 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। यानी पेट्रोल महंगा होता है तो आपको पता है तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सब की सब तेज़ी के साथ जो है वो आसमानों से बातें करने लग जाती हैं। उनकी कीमतें जो होती हैं वो मतलब बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। हम बहुत परेशान हैं, आवाम बहुत परेशान है, मतलब हम सब इतने बुरे तरीके से मुतासर हैं इस चीज़ से। मतलब हम कुछ भी ख़रीदने जाएं हमें पता लगता है जी आज दाल की कीमत बढ़ गई, आज आटे की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमतें अगर आप देखें तो किस तरीके से जो है वो एक गरीब को, या बल्कि गरीब क्या आप अमीर को भी ले लें, बुरे तरीके से मुतासर ही कर रही है। मतलब मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, उसका क्या आगे नतीजा निकलेगा, इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और जो है सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हुसैन तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने अभी मुझे सुना होगा कि मैं महंगाई पे ही बात करी थी। सबसे पहले इमरान खान ने कहा था कि जी हम 30% सब्सिडी देंगे, ये भी बात करी, फिर एहसास प्रोग्राम की उन्होंने बात करी, सारा कंप्लीट प्रोसीजर भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से जाके गरीबों ने एहसास प्रोग्राम को अवेल करना है। आप मुझे बताएं कि बेसिकली एहसास प्रोग्राम है ही क्या? गरीबों को तो पता नहीं है, जो मतलब लोअर मिडिल क्लास है उनको तो नहीं पता कि एहसास प्रोग्राम क्या है, ना ही उनको इस तरीके की कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी आती है। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को आती है, उनको नहीं आता। तो बेसिकली एहसास प्रोग्राम है क्या और किस तरीके से उसको यूज़ किया जाए? अच्छा जी, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको महंगाई पे थोड़ी सी बात कर लूँ कि आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया ना कि महंगाई किस तरह से होती है। अच्छा, महंगाई भी है यहाँ पे, लेकिन इससे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। अच्छा, अगर आप देखें कि अगर एक दिन यहाँ डॉलर इंक्रीज़ होता है तो दूसरे दिन आप टमाटर लेने जाएं तो आपको टमाटर पे 10 रुपये ऊपर रेट मिलता है। क्या टमाटर डॉलर खाता है? बिल्कुल नहीं। देखें, ये तो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर तो हमारे पास है, इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे डॉलर से ज़्यादा इफेक्टेड हो। अच्छा, अगर हम उसको देखें कि वो इसलिए महंगा हुआ, सब्ज़ी इसलिए महंगी हुई क्योंकि उसमें जो चीज़ें डली गई, उसमें जो खाद डली गई, यूरिया डली गई, बीज डला गया, चले मान लेते हैं कि वो जिस वक्त परचेज की गई वो उस वक्त महंगी हो गई। अच्छा, कल डॉलर महंगा हुआ और आपने आज उस पे 5 रुपए टमाटर ने डॉलर खाया। 5 रुपीज़ केजी मिल रहा था टमाटर। हाँ, मतलब देखिए ना, कोई भी अगर चीज़ आप ले लें, सब्जी ले लें, आप वेजिटेबल ले लें, आप फ्रूट ले लें, वो एक दिन अगर डॉलर महंगा होता है वो दूसरे दिन महंगी दे रहा होता है। अगर आप उससे पूछें वो कहता है कि जी वो डॉलर में, भाई डॉलर से आपका क्या लेना देना? आपके टमाटर, ये सब्जियां आपकी डॉलर, ये तो आपकी पहले पक चुकी होगी ना फसल, जो बाद में आई है। अगर पहले नहीं भी पक चुकी है तो भी आप देखिए कि डॉलर इफेक्ट उन चीज़ों पे करेगा जो चीज़ें आप इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में आपका अगर डिफरेंस आ जाए तो यहाँ पे आती है सीधी सीधी मिसमैनेजमेंट। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब कंटेनर पे होते थे वो कहते थे कि हम आएंगे, हम दूसरे दिन आके ये सारे जो चोर हैं, इन चोरों को हम एक तो सेट कर देंगे और इनको हम पैसे इनसे हम घसीट के निकालेंगे। और ये जो महंगाई होती है ये इसलिए होती है क्योंकि जो हुक्मरान हैं वो करप्शन कर रहे होते हैं। ये खान साहब का खुद हमें बताया हुआ फार्मूला है। ये भी तो कहा था ना उन्होंने कि पेट्रोल बढ़ेगा तो समझ लें आपका वज़ीर आज़म चोर है। ये भी उन्होंने फरमाया था कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आप समझ लें कि आपका वज़ीर आज़म चोर है, आपके जो हुक्मरान हैं वो करप्शन कर रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें जब वो हुकूमत में आए तो उनको पता चला कि नहीं, ये शायद मुझसे गलती हो गई। दूसरी बात अगर आप देखें, वो कहते थे कि मैं IMF के पास जाऊँगा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। ये सारे चोर हैं, ये मिलके जो है वो इतनी बड़ी अपनी काबीना बना लेते हैं। वो आपने काबीना भी इतनी बड़ी, उनसे भी चोरों से भी बड़ी बना ली जिनको आप चोर कह रहे होते हैं। अब आते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसको उन्होंने नाम चेंज किया। लोगों ने उनसे अपने ही उनके जो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि जी अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसका नाम रखेंगे तो लोग समझेंगे कि इसका ये पीपल्स पार्टी हमें पैसे दे रही है या हमें बेनज़ीर पैसे दे रही है तो हमारे वोट बैंक पे इशू आएगा। उन्होंने उसका नाम चेंज करके रखा हुआ है। अच्छा, फिर अब इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है आपने। वो जो सिस्टम है वो सिस्टम बनाया है आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए।
हमारे मुल्क में 23% जो लोग हैं वो सिर्फ अवेयर हैं इंटरनेट फैसिलिटी से कि इंटरनेट कैसे चल रहा होता है और उसको कैसे ऑपरेट कर रहे होते हैं। उसमें भी सिर्फ 11% लोगों को जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो अप टू दी स्टैंडर्ड मिलती है। अदरवाइज़ उनको वो वाली, क्योंकि जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे ना तो इंटरनेट फैसिलिटी काफ़ी जगहों पे तो है ही नहीं, दूसरी जगह पे वहाँ पे 3G है। अच्छा, ये जो आपका सिस्टम है ये आपका सिस्टम 4G पे चलेगा, वहाँ पे 4G आपका काम नहीं कर रहा होता है। अब आते हैं कि ये है क्या। अब रिसेंटली मैंने सैलानी के जो रूए रवा हैं अल्लामा साहब, उनका मैंने एक इंटरव्यू किया। मैंने उनसे पूछा कि ये वज़ीर आज़म साहब जो अपने इनॉग्रेशन कर रहे होते हैं कि हम लंगर खाने चला रहे हैं, हम एहसास प्रोग्राम चला रहे हैं, हम गरीबों को घर दे रहे हैं, तो इसमें वज़ीर आज़म साहब की कंट्रीब्यूशन क्या है और सैलानी की कंट्रीब्यूशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब की इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि तो फिर आप वज़ीर आज़म साहब इसको क्यों क्लेम करते हैं। कहते वज़ीर आज़म साहब मुल्क के बड़े हैं, वो ज़ाहिर बात है हमें एज़ाज़ है, हमें फ़ख्र होता है कि वो हमारे इवेंट्स में आते हैं और वहाँ हमें आके मोटिवेट कर रहे होते हैं और हमें इनकरेज कर रहे होते हैं। और हमारे जो डोनर होते हैं वो डोनेशन पहले भी दे रहे होते थे। जो भी वज़ीर आज़म होता है वो आता है तो वो हमारे पास पैसे आ जाते हैं। बाकी वज़ीर आज़म साहब का इनसे कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे भी आप देख लें कि ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये सैलानी चला रहा है, वज़ीर आज़म साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सिर्फ नाम उनका है कि इमरान खान की तरफ से एहसास प्रोग्राम चल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि जब आप ये सब कुछ खुद चला रहे हैं, आपके पैसे अपने हैं, आपका सिस्टम अपना है, तो फिर वज़ीर आज़म साहब ये गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं, बस वज़ीर आज़म साहब बड़े हैं इसलिए हम उनको कुछ ऐसा कह नहीं सकते, वो रियासत के हेड हैं, बाकी तो सब कुछ जो है वो हम चला रहे हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमारे पास इतने सफिशेंट फंड हैं और इतने लोग जो इस मुल्क में और जो मुल्क से बाहर लोग रहते हैं पाकिस्तानी, वो हमें इतना पैसा भेजते हैं कि अगर हम 10 साल तक भी इसको इसी कंटिन्यूएशन में चलाएं तो हमें कोई इसमें इशू नहीं आएगा, जो इनके पास फंड इस वक्त भी अवेलेबल है। तो वज़ीर आज़म साहब का ये स्लोगन जो है वो मुझे ये लगता है कि ये वो भी है, किसी दिन यू टर्न ले लेंगे कि ये मेरा नहीं है, ये सैलानी का है। अच्छा, एहसास प्रोग्राम तो काफ़ी लोगों को यूज़ भी करना नहीं आता। मैंने काफ़ी जगह देखा है कि वहाँ पे भी लोग उनको पैसे निकालने के लिए चार्ज कर रहे हैं पैसे। तो जब लोगों को तरीका ही नहीं पता उसको यूज़ कैसे करना है तो कैसे जाके अवेल करेंगे उसको। देखें, ये भी एक करप्शन का टूल है। अब उसको आप कहाँ कहाँ जाके मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा, एक आदमी है, उसको अगर आप बोलें कि आपको 5,000 रुपया फ्री में मिल रहे हैं और ये इसकी साइंस है, आप इसमें, वो उसमें नहीं जा रहा, वो कह रहा है आप मुझसे 500 रुपया ले लें, आप मुझे 4,500 सपोज करें 4,500 रुपये ले लें और आप इसको जो है मुझे दे दें। इसका कोई तरीक़ेकार, कोई मेकनिज़म ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी को समझ में आए और इस आम आदमी इसमें अपने आप को बेनिफिट्स भी करे। अच्छा, जितने लोग नादरा में हैं उसके बहुत सारे केसेस भी पकड़े गए जिन्होंने अपने आप को इसमें रजिस्टर किया हुआ था फेक तरीके से, वो भी आपके सामने है। तो वज़ीर आज़म साहब बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं। मैं कल भी उनकी स्पीच सुन रहा था, उन्होंने जब अपने पार्लियामेंटेरियंस को खिताब किया तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें कही। उन्होंने कहा हमने मदीने की रियासत बनानी है, यहाँ पे हमने चोरों को नहीं छोड़ना है, यहाँ पे जो चीनी माफिया है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये वज़ीर आज़म साहब अभी तक ये स्पीच कर रहे हैं तो ये किसको बता रहे हैं? तो 3 साल इन्होंने कहाँ गुजारे जब चीनी माफिया अभी तक कंट्रोल में नहीं आया इनके, तो कहाँ गुजारे इन्होंने 3 साल? अच्छा, देखिए, बात ये मुल्क का जो हमारा डायनामिक है, जो डेमोक्रेसी का डायनामिक है, वो ये है कि यहाँ पे आप जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो जो आपका MNA का इलेक्शन है उस पर आपको 20 करोड़ रुपया ख़र्चा होता है। जो आपका MP का इलेक्शन है उस पर आपको 10 करोड़ रुपया ख़र्चा होता है, वो किसी भी हल्के से हो। अच्छा, फिर इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि ये जो माफियाज़ हैं, ये जो शुगर माफिया है, ये जो आटा माफिया है, सबसे पहले तो ये माफियाज़ खुद अपने आप में इनकी शुगर मिले हैं। अच्छा, अगर जिसकी नहीं है तो वो फैसिलिटेटर होता है। आप पंजाब में कितने एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बता सकता हूँ जिन्होंने इन लोगों को फैसिलिटेट किया। और इन लोग, अच्छा, अगर खान साहब कहता है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका कोई खर्चा नहीं हुआ, तो खर्चा तो ये जो आप इलेक्शन कैंपेन करते हैं जिसमें आप बैनर लगाते हैं, ये ह्यूज अमाउंट है, ये लोग कहाँ से लाएंगे? तो ये लोग फिर अभी आप इनको कुछ कह भी नहीं सकते।
क्योंकि इन्होंने आपको फैसिलिटेट किया हुआ ऐसा ही है। है। तो वज़ीर आज़म साहब इस वक्त या तो स्ट्रिक्ट हो जाएं, कानून बनाएं, लेजिस्लेशन करें और इन सब लोगों को लेके आ जाएं, अपने अपने जिनके उनके अपने बंदे भी करप्शन कर रहे हैं, और वन टू ऑल इस तरह से ना करें कि नेब के ऑर्डिनेंस को आप लेके जाएं और उसको आप लेजिस्लेट करें कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को नहीं छोड़ना है। देखिए अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस होती है। जब आप अकाउंटेबिलिटी के लिए जाते हैं तो फिर आपको अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। वो चाहे आप जब एग्जांपल दे रहे होते हैं ना कि ये हज़रत उमर के दौर का, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का, तो वो वहाँ पे इस तरह से नहीं होता था। देखिए कहावतें तो बहुत कहते हैं वो, लेकिन अमल कहीं नहीं दिखता ना उनका। अमल कहीं नहीं दिखता, लेकिन उनका मसला है कि उनके पास टीम नहीं है। अब जो टीम है वो टीम तो वो सारी की सारी पुरानी है। हाँ। अब आप कहते थे ना कि मेरा ओपनिंग बैट्समैन है असद उमर साहब, और उनको आपने फाइनेंस मिनिस्टर रखा। फाइनेंस मिनिस्टर रखने के बाद आपने उनको ही हटा के IMF के बंदे को लेकर आ गए। फिर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो स्टेट बैंक की पॉलिसी बनाई, स्टेट बैंक एक्ट 2021 बनाया, जिसको किसी को भी ब्रीफ नहीं किया। अपोजिशन उस पर चीखती रही कि भाई आप हमें बताएं कि ये आप जो स्टेट बैंक एक्ट बना रहे हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, स्टेट सीक्रेट। इसमें क्या स्टेट सीक्रेट है, ये कोई सिक्योरिटी के बताया नहीं उन्होंने, किसी को कुछ बताया नहीं। दूसरी बात कि अगर आप किसी भी आदमी को हायर करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो उसका पहले आप CV देखते हैं, फिर आप उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस देखते हैं, आप उसका तजुर्बा देखते हैं कि उसने पहले क्या किया हुआ है। आप बाकर जैदी साहब को लेकर आ गए, बाकर रजा को। अच्छा, जो स्टेट बैंक का गवर्नर है, इससे पहले ये इजिप्ट में थे। इजिप्ट में महंगाई इन्होंने 14% से 18% पे लेकर आ गए। इजिप्ट की जो 14 से 18 पे बढ़ा रहा है उसी को आप लेकर आ गए। और इजिप्ट की इकानमी को इन्होंने तबाह किया। अब आप एग्जाम्पल देना, मैंने तो बाकर साहब से खुद पूछा पहले दिन कि हजूर आप बताएं ना, आप एक इवेंट में आए थे, उसमें एज अ गेस्ट स्पीकर थे। मैंने कहा आपने क्या फार्मूला लेके आए? उन्होंने मुझे बताया कि मेरा सबसे पहला फार्मूला ये है कि जो डॉलर की फ्लैक्चुएशन है इसको स्टेट बैंक कंट्रोल नहीं करेगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब उससे नुकसान क्या हुआ? अब आप स्टेट बैंक डॉलर की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल नहीं करेंगे। अब पहले आप इल्ज़ाम ये लगाते थे कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है नून लीग का, ये जो जिसका नाम ही आपने डॉलर रखा हुआ था, इसाक डॉलर किया हुआ था, वो फ्लक्चुएशन को जो है फेक तरीके से रोकता है। भाई वो फ्लक्चुएशन को फेक तरीके से रोक रहा था तो वो महंगाई को भी रोक रहा था, कंट्रोल कर रहा था। अच्छा, तो आप इस तरह से कर लें कि आप इसको फेक तरीके से रोक लें, महंगाई को भी रोक लें। उन्होंने कहा कि हम एज अ स्टेट बैंक हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, फिर होता क्या है कि जब आप बजट बनाते हैं, सपोज करें इस साल की जो बजट थी एनुअली वो थी 7,710 अरब। अब जब आपको शॉर्टफॉल आता है, शॉर्टफॉल कैसे आता है? आपने कलेक्शन जो करनी होती है, आपने कलेक्शन का टारगेट रखा था 5,550 अरब। अब ये बीच वाला जो पोर्शन था ये आपने कहीं से निकालना था, जो अगर नहीं निकलेगा तो आप स्टेट बैंक से लोन लेंगे। अच्छा, स्टेट बैंक लोन नहीं दे रहा था, प्राइवेट बैंक से लोन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया, वो उससे भी महंगा पड़ा। देखिए ये तो लोन के बाद आपको पता है सूद भी तो डालना पड़ता है उन पे, डेफिनेटली। अच्छा, फिर ये जो ना, ये इतनी कोई लंबी साइंस भी नहीं है, ये वज़ीर आज़म साहब को भी पता है, उसके पास जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं उनको भी पता है। लेकिन विश एंड विल होनी चाहिए ना कि आप काम करें तो आपको काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो सर्दियां आ रही हैं, एनर्जी का प्रॉब्लम होगा। उन्होंने तो पहले ही बोल दिया अपने स्पीच में आगे कि आपको पता है गैस का बहरान होगा, उन्होंने तो बहुत पहले ही बोल दिया। उन्होंने पहले ही आते साथ ही भेज दिया। अच्छा, 2 दिन पहले हमारे दोस्तों ने एक MD सुई सदरन का डिनर रखा। अच्छा, MD सुई सदरन इमरान मनियार साहब बाहर से आए हैं, हाईली पेड हैं, उनकी 70 लाख सैलरी है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप ये बताएं कि ये जो गैस का शार्टेज है आप इसको किस तरह से फिल करने जा रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो 40,000 मेगावाट है, तो ये इसको आप किस तरह से करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ कि मैं शार्टेज को, ये जो आपका शार्टफॉल है इसको फिल करूं। तो मैंने कहा आप फिर किस लिए आए? उन्होंने कहा 7,123 एम्प्लॉई हैं सुई सदरन गैस के। 8 साल के बाद, ये मैं कोट एंड कोट आपको वर्ड बोल रहा हूँ जो मुझे MD सुई सदरन ने मुझे बताया, उन्होंने कहा 8 साल के बाद पाकिस्तान में से गैस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, देखें ये बात कर रहे हैं MD साहब वो
जो आपके पास रिजर्व हैं, जो आपने एक्सप्लोरेशन की हुई है, आप R&D नहीं कर रहे, आप मजीद एक्सप्लोरेशन की तरफ जा ही नहीं रहे, आप दूसरे रिसोर्सेज की तरफ आ ही नहीं रहे। आप क्यों नहीं आप विंड पे जा रहे हैं? विंड जबकि सबसे सस्ती एनर्जी है दुनिया में विंड, और विंड में इस वक्त जो झंपीर का एरिया है वो अगर आप एक झंपीर का एरिया ले लें तो वो सिर्फ और सिर्फ झंपीर आपको 40,000 मेगावाट देगा, जो आपकी पूरी ज़रूरत है। तो फिर ये लोग समझते क्यों नहीं है कि इन्हें पता है कि 8 साल बाद गैस का बहरान मजीद होना है, मतलब होगी नहीं, तो क्यों नहीं समझते कि हम ऐसा कुछ करें कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा और किससे फ़ायदा होगा? देखें, ये जो अभी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये वज़ीर आज़म साहब कंटेनर पे भी करते थे, वो भी यही बता देते, लेकिन अब ये क्या सरकमस्टेंसेस है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इनको सारा पता है, इनके जो एनर्जी के मिनिस्टर आते हैं। अच्छा, पहले ये कहते थे कि जी वो उन्होंने LPG के जो है वो महंगे कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, कतर से ले लिया, ये ले लिया वो। अच्छा, अब आप वही कॉन्ट्रैक्ट उससे भी महंगे कर रहे हैं, वही आप, ठीक है। अच्छा, पहले ये कहते थे जी जो IPPs बने हुए हैं, IPPs के साथ महंगे कॉन्ट्रैक्ट, भाई आपने रिवाइज क्यों किए? हाँ, नहीं करनी चाहिए। अब आपने अगर वो महंगे हुए थे तो आपने अभी रिवाइज क्यों किए? हर चीज़ में कोई भी एक सिम्प दिखाएं जिसमें हम जो है वो अच्छे तरीके से जा रहा है। अब लोग बड़े तारीफ़ें करते हैं, नारे लगाते हैं, जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा भाई, एब्सोल्युटली नॉट वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया, आप उसके डैमेजेस आपको पता है? नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। देखें, आप दुनिया में आइसोलेट होकर नहीं रह सकते, ऐसा ही है। आपको सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपको करनी चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम अगले दौर में चाइना की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक आपने एक इरादा कर लिया है, मुझे ये बताएं, आपका जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है वो तो है आप एक्सपोर्ट बढ़ाना। अब आपकी एक्सपोर्ट जो है वो हो गई है $28 बिलियन, ठीक है ना। वो कहाँ पे कर रहे हैं? मैक्सिमम यूरोप में कर रहे हैं, मैक्सिमम अमेरिका में कर रहे हैं। अच्छा, फिर अमेरिका यूरोप आपको फेटअप से नहीं निकालने दे रहा, वहाँ पे उनकी बदमाशी है, उनकी गुंडागर्दी है। आप फेटअप में 90% आप कंप्लायंस हैं, उसके बावजूद वो आपको नहीं आने दे रहे। क्यों? क्योंकि उनकी गुंडागर्दी है। अच्छा, अगर आपने ये रास्ता बंद करके आपने चाइना की तरफ जाए तो चाइना तो खुद दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो तो $14,000 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। आप वो तो है ही आगे पहले। अच्छा, आप इस वक्त 70,000 इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, तो वो इंपोर्ट तो हमारे लिए नुकसान है। उर्दुगान ने कैसी तरक्की की? उर्दुगान ने इंपोर्ट ख़त्म किया, उसने कहा जो चीज़ है घर में दाल सब्जी रोटी आप खाएं, जिसकी वजह से वो कामयाब गया। तो अभी तक तो मुझे ये हमारे वाले नहीं समझते। देखें जी, मैं कैसे कह दूं कि वज़ीर आज़म साहब नहीं समझते? वज़ीर आज़म साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, क्वालिफाइड, समझते जरूर है, अमल नहीं करते। अमल नहीं करते, या तो वज़ीर आज़म साहब की जो टीम है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लार्जर इंटरेस्ट पूरे करते हैं। वो जो भी उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब जिसके लिए पहले कहते थे मैं इसको चपरासी नहीं रखूँ, उसको उन्होंने मिनिस्टर इंटीरियर बनाया हुआ है। फिर फेलो कॉल में तजाद है उनके। देखिए ना, फिर अगर इस तरह से वो कहते थे कि फलाना आदमी जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा चोर है, अब वो आपका वहाँ पे स्पीकर है और वो चीफ मिनिस्टर को चला रहा है। वज़ीर आज़म साहब सिर्फ एक बात बताएं ना कि मैं अगर आज पूछूं उस्मान बुज़दार साहब से कि सर पर कैपिटा इनकम क्या है पंजाब में रहने वाले, मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म साहब इसका जवाब दे के दिखाएं। मैं उसको बोलूँ कि पाकिस्तान की GDP क्या है, डॉलर फ्लक्चुएट कैसे करता है। भाई जब आप वज़ीर आला को इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का पता नहीं है, तो वो अच्छे आदमी है, वो शरीफ आदमी है, उनके घर में लाइट नहीं है, वज़ीर आज़म साहब उनका क्राइटेरिया ये बताते हैं कि उनके घर में बिजली नहीं है, तो भाई इसमें मेरा कैसे सर्वाइव करें फिर? तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? उनके घर में बिजली नहीं है, वो करप्ट नहीं है। यहीं से कंटिन्यू करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे कि इमरान खान और उनके जो वज़ीर हैं वो कहते हैं कि जो चीनी का बहरान हुआ है, मतलब चीनी जो महंगी हुई है वो पीपल्स पार्टी की वजह से हुई है, जबकि पीपल्स पार्टी कहती है कि वज़ीर आज़म की नाअहली और उनके वज़रा की नाअहली की वजह से चीनी की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्पोक पर्सन है, उन्होंने 2 दिन
पहले एक स्टेटमेंट दी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 22 दिन का रिज़र्व है चीनी का, अदरवाइज़ हमें चीनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, उसने फिर एक बात कही, उसने कहा कि भाई ये जो शुगर मिल ऑनर्स है ना, ये एट एनी कॉस्ट ये अपनी शुगर मिल जो है वो ऑपरेट करें, अदरवाइज़ हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, ये बदमाशी कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताएं कि ये शुगर मिल ऑनर्स कौन है? वो सारे के सारे कुछ पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ PMLN के हैं, कुछ PTI के अपने बेटे। अच्छा, जो पंजाब है, पंजाब में तो आपकी हुकूमत है ना, चले मान लेते हैं, क्या मेजर पार्ट ऑफ शुगर मिल ऑनर्स का सिंध में? हम सिंध को कोई वो क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, कि वो क्रैशिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, आप रिट ऑफ स्टेट क्यों नहीं मेंटेन करते? आप हमसे बोलते हैं, आप आके टीवी पे बताते हैं कि 22 दिन का रिजर्व है और वो शुगर मिल ऑनर्स को चाहिए कि वो क्रैशिंग शुरू कर, तो हमने करनी है, आवाम ने करनी है। उनको बुलाएं, उनके ऊपर केस चलाएं, आप जाएं रियासत, अगर रिट अपनी मेंटेन करनी है तो वो ताला तोड़ें और जाके क्रैशिंग शुरू करें। तो ये तो वीकनेस है ना, ये तो स्टेट के अंदर स्टेट है ना, स्टेट विद इन स्टेट है ना, ये तो वज़ीर आज़म साहब का अपना फेल्यूर है जो अपना बयान कर रहे होते हैं। तो इस इल्ज़ाम दूसरों पे डालना फिर तो ये अच्छी बात नहीं हुई। देखे ना, जो आपसे काम नहीं हो पा रहा वो आप सीधा बोल देंगे नहीं हो रहा, वो फलान नहीं कर रहा। भाई क्या शुगर मिल सिर्फ और सिंध में क्या? अच्छा, सिंध में क्या है कि आपकी हुकूमत नहीं है, आप इसलिए उसका इल्ज़ाम उठा के सिंध पे लगा रहे हैं। आप पंजाब में शुगर मिल ओनर्स को कहें ना कि वो क्रैशिंग शुरू कर दें, फिर सिंध वालों को लपेटे में ले लें कि जी देखें हमने पंजाब में शुरू करा दिया, सिंध वाले नहीं कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपके शुगर मिल ऑनर्स आपकी बात नहीं मान रहे, वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि वो सबसे बड़े फाइनेंसर हैं, इसी वजह से वो ही शुगर मिल ऑनर हैं जिन्होंने आपको जहाज दिया सर, जिनके आप जहाज पे घूमते थे और इलेक्शन की कैंपेन की, वो आप आज आपसे अलग ज़रूर है, लेकिन शुगर मिल ऑनर्स तो वही है। ऐसे ही है। अच्छा, ये चीनी की तो बात हो गई, महंगी हो गई, अगर हम देखें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, दालें हैं, मुर्गी है, एक गरीब बंदा उसकी रसाई सिर्फ ये है कि जी वो जाकर दालें ख़रीद ले, सब्जियां ख़रीद ले, इतना ही जाके वो ख़रीद सकता है। गोश्त की उसके मतलब जाके वो मटन नहीं ख़रीद सकता, वो बीफ नहीं ख़रीद सकता क्योंकि उसकी इतनी पहुँच है ही नहीं। अब आप मुझे बताएं कि ये जो तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं, इसमें गरीब जो पिस रहा है उसका क्या कसूर है? देखें जी, उसका कसूर ये है कि वो वोट क्यों गलत देता है। अब जब तक वो इस तरह से वोट देता रहेगा, ये लोग सिलेक्ट होते रहेंगे, तब तक ये गरीब पिसता रहेगा। अब मुझे एक बात बताएं ना कि ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का काम नहीं है। बिल्कुल उसी का काम। देखें, ये फूड इंस्पेक्टर का काम है ना, ये डिप्टी कमिश्नर का काम है ना, ये कराची के कमिश्नर का काम है ना कि ये जाके पता करे। ये जब आप रेट लिस्ट लगाते हैं, आपके पास उसका मेजरमेंट क्या है? सबसे पहले तो मैंने कमिश्नर कराची से शलवानी साहब थे उस वक्त, मैंने उससे पूछा था कि जब आप आके बताते हैं इसको कि आपने आज आलू 40 रुपये भेजने हैं और सेल करने हैं और बैंगन 60 रुपये करने हैं और टमाटर 30, तो आप कहाँ से लाते हैं? कोई आपके पास मेथड है? नहीं, तुक्का मारते हैं, होमवर्क होता नहीं है, सारी की सारी करप्शन होती है। आपका जो आड़ती है, आपका जो मंडी में बंदा बैठा हुआ है जिसको आप सप्लायर कहते हैं, उसकी गुंडागर्दी है। आप रियासत की रिट मेंटेन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप करप्शन करते हैं, आप उससे पैसे लेते हैं, जिसकी वजह से ये रिट ऑफ स्टेट कायम नहीं होती है। इस सारे साइकिल में अगर फंसता है, अगर मरता है तो वो गरीब पिसता है। ऐसा ही है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होता है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास और जवाबात भी हमें अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हुसैन साहब, हम बात करेंगे अब कि जैसे ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर ने बोला कि हम पहिया जाम हड़ताल करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो आपने इजाफा किया, अगर आपने इसको ना रोका तो हम पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल करेंगे। आप पहले ही जानते हैं कि मतलब कोविड ने हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है और अगर अब फिर से हड़ताल, वो भी पहिया जाम हड़ताल, तो हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं चले जाएंगे। ये मैं आपको बताऊं अभी से कि ये जो है ना, ये ड्रामा कर रहे हैं। ये जो गुड ट्रांसपोर्टर है ना, इनको जो प्राइसेस बढ़ानी होती है ना, ये सबसे पहले स्ट्राइक पे चले जाते हैं, गवर्नमेंट को थ्रेट कर देते हैं जी हमने पहिया जाम हड़ताल कर, 2-3 दिन कर भी लेते हैं। उसके बाद वो किरायों में ठका करके 5 रुपये दूसरे दिन बढ़ा देते हैं। क्या करें, अब गवर्नमेंट ने तो माना नहीं, जिसकी वजह से हमने अदरवाइज वो जो इनका भी किराया फिक्स होता है, वो अपना उसको निगोशिएट करने के बजाय रोड पे आ जाता है। जहाँ पे भी रेट ऑफ स्टेट वीक है, जिसकी वजह से सारा कुछ होता है। मैं कहता हूँ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको 200 रुपये भी पेट्रोल दे दें, ये इनको क्या प्रॉब्लम है, 200 रुपये डीजल देते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है, ये किराया बढ़ा देंगे। आखिरकार मरता वही है जो गरीब आदमी है, जिसने उसमें ट्रेवल करना है। आपने कभी ये देखा है कि फ्यूल बढ़ गया हो और उन्होंने किराया ना बढ़ाए हो? कम नहीं करते, बढ़ा देते। अगर आपका फ्यूल कम भी होता है, एक ऐसा भी वक्त आया था जब फ्यूल दुनिया में ज़ीरो पे था, $20 पर बैरल भी था, $0 पर बैरल भी था, जब कोविड पीक पे था। हम उस वक्त एक बात कहते थे, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता था, भाई आप फाइनेंशियल हैगिंग करें ना, हैजिंग करें, आप इसको रिजर्व को इधर इंगेज करें। मैंने फेडरल सेक्रेटरी का इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा आप क्यों नहीं हैजिंग करें? उसने कहा भाई मैं अगर कर लूँ कल हमें नेब आके पकड़ लेगा। यहाँ तो हर इदारा अपनी मर्जी से कर लेता है ना। अगर आप $20 में भी हैज कर लें, अगर 19 हो जाए तो वो कहेंगे आपने जनाब ये पैसे लेके हेजिंग की हुई थी, जिसकी वजह से हम नहीं करते। तो मुल्क के सिस्टम के साथ सिंसियर होना सबसे पहले तो ज़रूरी है। और जिस तरह से ये नेब जैसे इदारे हैं ना, इन्होंने मुल्क को तबाह किया हुआ। अब नेब की बात करें, यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नहीं पता होता था पीछे से क्या कुछ बन जाता है, वो लोग तो आके नहीं पकड़ते जो गैर कानूनी तजावुज़ात पर बना देते हैं। अच्छा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाज दी एंड इज़ दी करप्ट तरीन इदारा। बाकी लोग जो है ना मुख्तलिफ इदारों को कहते हैं
कि पुलिस है, बाकी ये रेवेन्यू है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में आपको बगैर दिए और लिए काम होता ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो अब नस्ला टावर की बात हो रही है, हमने इस पे बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, बहुत सारी, ये जो लोग हैं ये मिडिल क्लास के लोग यहाँ रहते हैं, उन्होंने ये फ्लैट जो है वो 4 से 5 करोड़ रुपए का ख़रीदा है। उस वक्त ये 20 जो इदारे थे वो कहाँ थे जब ये बन रहा था? वो सो रहे थे। उन सब ने इनको परमिशन दी हुई है कि ये आप बनाएं, और सब ने एनओसी भेज दिए। आप देखें कितने प्लाजाज बन रहे हैं, उसमें न पानी की देखी जा रही है, न गैस की सहूलत देखी जा रही है। हाँ, मैं आपको एक मज़े की बात और बताऊं कि एमडी श्री सदरन ने मुझे खुद कहा कि हमारे पास आज के बाद हम किसी को भी डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं देंगे। ये हमने एक पॉलिसी बनाई है। लेकिन आप देखिएगा पीछे से क्या चल रहा है, ये सारे कुछ कनेक्शन मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो डोमेस्टिक भी मिलेंगे, इंडस्ट्रियल भी मिलेंगे, कमर्शियल भी मिलेंगे। तो जब तक इस मुल्क के साथ सिंसियरिटी नहीं होगी, सिर्फ बातों में होगी, लेजिस्लेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा तो ये होगा, कुछ भी नहीं होगा तो ये होगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो तो ये है कि आप कानून साजी करें। कानून साजी कैसे होगी? कानून साजी उस सूरत में होगी कि आप हाउस को इन ऑर्डर करें ना। आप कहते थे ना कि फ़लाँ साइकिल पे चढ़ के पार्लियामेंट हाउस आता है और मैं हर रोज़ आऊँगा, तो वो कहाँ है हर रोज़? आप तो कहते थे मैं हफ्ते में 2 दिन तो ज़रूर आऊँगा, वो हफ्ते में 2 दिन कहाँ है? वो हमें तो याद ही नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब कब आए। वज़ीर आज़म साहब उस वक्त आते हैं जब कोई उन्होंने काम करवाना होता है, अपने हाउस को इन ऑर्डर करते हैं, अदरवाइज़ वो आते ही नहीं। जब तक आप मुल्क में कानून साजी नहीं करेंगे तब तक तो मुल्क पुराने स्टाइल में चलता रहेगा, फिर फ़ायदा क्या? अभी तक तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। खैर, आगे चलते हैं। आप क्या समझते हैं 3 साल इमरान खान की कारकर्दगी को? देखें, 3 साल कारकर्दगी मैं अगर कुछ भी समझूं, वज़ीर आज़म साहब खुद अपनी एक्सप्लेनेशन खुद देते हैं। वो कहते हैं कि 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि हमें अभी तक समझ नहीं आई थी, अभी हमें जब दोबारा आएंगे तो हमें समझ आ जानी चाहिए थी, हमें विदाउट एक्सपीरियंस के नहीं आना चाहिए था। तो क्या हर हुकूमत एक्सपीरियंस के साथ आती है? 3 साल तक तो वज़ीर आज़म साहब यही कहते रहे। अच्छा, फिर आप वज़ीर आज़म साहब से पूछें कि आपके पास कौन सा बंदा है जो एक्सपीरियंस नहीं है? शेख रशीद एक्सपीरियंस नहीं है, फवाद चौधरी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब जो आपके टीम के अहम तरीन मेंबर जो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये एक्सपीरियंस नहीं। कौन एक्सपीरियंस नहीं? पहले तो हमें ये वही, मुझे लगता है वही एक्सपीरियंस नहीं, बाकी जो सारे के सारे एक्सपीरियंस है। बाकी तो सारे के सारे एक्सपीरियंस है। अगर वज़ीर आज़म साहब ने खुद नहीं डिलीवर करना था तो वज़ीर आज़म साहब कंटेनर पे चढ़ के ये खुद क्यों कहते थे कि मेरे साथ 200 टेक्नोक्रेट अभी खड़े हुए हैं और अभी मैं इनको कहूँगा और बस ये मैदान में उतरेंगे। वो सारे के सारे आपके टेक्नोक्रेट किधर गए? तो मैं अगर 3 साल की कारकर्दगी के लिए मैं बताऊं, वज़ीर आज़म साहब खुद बताते हैं कि फेल हो गए। वो कहाँ हैं जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी? उल्टे जो है वो 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। उसी की वजह से चोरी चकारी आपने देखा, स्ट्रीट क्राइम्स कितने बढ़ गए। बिल्कुल। अच्छा, वो कहाँ है जो आपने 50 लाख घर देने थे और वो 50 लाख घर क्या रोज बनेंगे? उसकी जगह दरख्त लगा दिए ना, उसकी जगह पे दरख्त लगा दिए। तो वज़ीर आज़म साहब के अपनी बातों में ही वो एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। वो कहाँ है जो आप कहते थे कि मैं इन चोरों के पेट फाड़ के इनसे पैसे लूंगा? वो तो बाहर चले गए, 2 साल रह गए बस। उल्टा ऐसा सोने पे सुहागा ये होता है कि बाहर से एक बंदा आता है, वो आपसे दोबारा पैसे लेके चला जाता है कि आप मुझे पैसे दे दें और मैं आपको नवाज शरीफ के पैसे निकाल के दे दूँ। पता चलता है कि उसकी तो कंपनी नहीं है। तो ये तो वज़ीर आज़म साहब के दौर में खुद हो रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब को खुद अभी सोचना चाहिए कि इस कौम ने, इस मुल्क के आवाम ने उनके ऊपर एतमाद किया था और उनको वोट दिया था। एक इदारा है जो पाकिस्तान का तो क्या दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है, आप उसको खामखाई के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। आप उसकी नोटिफिकेशन निकालना, उसका ये एक पूरी साइंस है। जो वो इदारा कर रहा होता है वो उसी तरह से होता है। वो तभी उस इदारे में वो इदारा नंबर 1 है, वो इसी वजह से है क्योंकि उनके पास अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, उनके पास एक परफॉर्मेंस लेवल है, एक क्राइटेरिया है। आपने अब फाइनली आके बाकी सबको तो आपने डैमेज किया, वज़ीर आज़म साहब आके उस इदारे को भी डैमेज कर दिया। तो बड़ा वज़ीर आज़म साहब ने खुद अपने आप एक चार्ट बनाए ना कि
मैंने क्या किया है हमें बताएं। हम तो जो फ्रंट पेज के मैनेजर्स हैं, उनके जो वजीर हैं, हम उनसे पूछते रहते हैं कि भाई आप बताएं आपने ऐसा क्या काम किया जिसको हम अप्रिशिएट करें, तो उनके पास कुछ भी नहीं, जवाब नहीं होंगे उन लोगों के पास, कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है। कुछ करते तो बताते कि जी हमने ये चले, वो बताते थे कि हमने जी मोटरवे बनाया है, वो कहते थे जी हमने ये फलां बस बनाई है, तो वो तो वज़ीर आज़म साहब वो भी नहीं बना सके ना। वो जो पंजाब छोड़ के गए थे, शहबाज शरीफ जिसको आप कहते थे कि वो चोर है, वो तो एटलीस्ट वो बना गए थे पंजाब को, वो इतना तो करते कि उसी को कंटिन्यू करते। अब आप देखें, मैं तो जाता रहता हूँ, मैं लाहौर देखता रहता हूँ कि जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में जो शहबाज शरीफ ने काम किया, वो इमरान खान के दौर में नहीं हुआ, नहीं बुज़दार साहब ने नहीं किया। बुज़दार साहब की वो लेवल ही नहीं है। अच्छा, वहाँ पे भी एक लेग पुलिंग का सिस्टम चल रहा है कि जो गवर्नर साहब है उसके पास पावर होना चाहिए, वज़ीर आला के पास पावर होना चाहिए, चौधरी परवेज़ इलाही के पास पावर होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए, अभी भी टाइम है, 2 साल है बाकी, अभी आपके पास 2 साल से कम अरसा है, लेकिन आप इसमें आवाम के लिए कुछ डिलीवर करके जाएं तो आप अगली बारी इलेक्शन में जीतने की कोशिश करें, अदरवाइज नो। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि आप पाकिस्तान के लिए जो आगे वाला मुस्तकबिल है, किसको देखते हैं नेक्स्ट वज़ीर आज़म? देखें, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है ना, मैं पहले पाकिस्तान पे, वो ब्राइट है। पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के लोग, आप सिर्फ उनको क्रिकेट की मैच जीत के दे दें, वो तो उसी पे खुश हो रहे होते हैं, वो झूम रहे होते हैं, वो नाच रहे होते हैं। ये जुबलेंट कौम है, ये हार्ड वर्किंग कौम है। यही पाकिस्तानी यहाँ से जाता है, वो दुनिया में अपने आप को मनवाता है। और अगर कमी है तो वो हमारे पास गवर्नेंस की नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगली हुकूमत शायद पीपल्स पार्टी की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन हुसैन थेवो साहब, जिन्होंने बड़े मज़े की बातें की। मेरे जो सवाल थे उन्होंने बड़े अच्छे उसके जवाब दिए और बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि महंगाई क्यों बढ़ रही है और पीछे का होमवर्क उनका क्यों कंप्लीट नहीं होता। और बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें करी जो कि शायद हमने नहीं सुनी थी या किसी और प्रोग्राम में भी आपने नहीं सुनी होगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।